सभी साथियों को जय भीम। जो भी साथी लाइव से जुड़ रहे हैं वो कृपा करके इस मेरे ब्लॉग को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ। विषय ये है कि हमारी आपसी फूट के चलते आज जो दुश्मनों द्वारा, खासकर जो वर्ग विरोधी लोग द्वारा जो राजनीतिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हम लोग उनके जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। तो इसी चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए मैं अपने लाइव को दो टुकड़ों में रखूंगा। तो पहला तो मैं शुरुआत करूंगा जो अभी एक इंदौर की रहने वाली हैं रोहिणी गावरी जी, जो वाल्मीकि समाज से आती हैं और एक समय में वो भीम आर्मी आंदोलन से जुड़ी और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके करीब भी रही वो, और आज वो मनगढ़ंत तरीके से राजनीतिक जो षड्यंत्र चल रहा है उसमें वो एक उपकरण के रूप में टूल बन रही है। वो देखिए, इसमें कोई समझने में कोई आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी कि आज की तारीख में जो हमारे वर्ग शत्रु लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो चाहते हैं कि दलित कमजोर समाज को दबा के रखा जाए, वो सब के सब लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो आंदोलन है उसको कतई भी फूटिया भी पसंद नहीं करते। वो हमारे बहुजन आंदोलन को बरक्स, मतलब कि इनके सामने ये दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, जो फूक चुके हैं, जिनकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, समाप्त प्राय, जो जिनमें आंदोलन की धार खत्म हो गई है, उनको बोलेंगे कि नहीं इनका आंदोलन ठीक था। भाई, जिनकी धार ही चली गई है उनका कौन सा आंदोलन ठीक था, उस पर भी हम आएंगे। तो पहले तो हम ये जो रोहिणी गावरी जी हैं, इनके दावों की, जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में पर्सनल, न मुझे किसी ने कुछ बताया है। मैं तो जो वीडियो में जो दावे कर रही हैं उन दावों को मैं अपने अनुभव से मिलान करूंगा, मैच करूंगा और उनको साबित करूंगा वो एक नंबर उनकी झूठ बोल रही हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को, उनके बहुत सारे वीडियोज आजकल, वो बहुत इंटरव्यू में जिस तरीके से इंटरव्यू उन्होंने बहुत बड़ा तोप वाला काम कर दिया है, तो उनके पीछे बड़े बड़े चैनल लगे हुए इंटरव्यू लेने के लिए। हमें भी पता है कि इस तरीके के इंटरव्यू किस तरीके से सेट होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई ना कोई मेन स्ट्रीम पार्टी का बड़ा नेता उसके पीछे खड़ा है। जिस तरीके के जो चैनल, जो प्रोपेगेंडा चैनल उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके दावे देखिए। उनका पहला दावा है कि मैं जून 2021 में चंद्रशेखर जी के करीब गई, 2021 में। ये बहुत बाद की बात है, बहुत जल्दी की बात नहीं है कि ये आंदोलन उस समय तो बहुत हमारा फैल चुका था, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का, और उन्हें नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा हैं और इसलिए उन्होंने दोस्ती बढ़ाई। चलिए अब ये मान के चलते हैं कि उनकी कोई दोस्ती थी और वो नैसर्गिक चीज़ है। मैं उसमें कोई इफ और बट भी नहीं करना चाहता। एक महिला और एक पुरुष के बीच में अगर कोई दोस्ती भी होती है तो नैसर्गिक चीज़ है, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई अपराध नहीं है। हाँ, नैतिक रूप से कुछ बिंदु हो सकते हैं जिन पर बात कर सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और वो उन्होंने दावा किया कि मेरे साथ में छल कपट किया, मतलब कि उनको शादी का लालच दिया, उनको बताया नहीं गया कि वो शादीशुदा हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी हैं इंदौर के, विनोद यादव, उन्होंने अभी दावा किया है कि उन्होंने पहली बार रोहिणी जी की बात उन्होंने कराई थी भाई साहब से, चंद्रशेखर जी से, और उनको पहले दिन से मालूम था कि वो शादीशुदा है। या अभी जस्ट 10 मिनट पहले ये हमारे साथी ने लाइव आके दावा किया है। तो और ये मैं भी नहीं मानता कि उनको ये नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैं ये भले 2022 में दुनिया को मालूम चला हो कि भाई साहब ने शादी कर ली, उनके एक बच्चा भी है। जो इनर सर्किल के लोग थे, जो हम लोग हैं, जो उनके घर हम जाते थे, तो हमें सब बहुत 2020 से ही मालूम था, उससे पहले से ही, कि भाई साहब ने एक शादी कर ली है। क्योंकि भाई साहब जेल में थे तो स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने शादी बिना दिखावे के, शादी साधारण तरीके से शादी कर ली। चलिए, उनकी दोस्ती हो गई, लेकिन उनकी जो
जिस तरीके से उन्होंने पहली मीटिंग से लेके जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, कुछ वीडियोज बनाए हैं, कुछ फोटोज बनाए हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी जो मानसिकता है उस पर प्रश्न उठते हैं कि अगर कोई भी लड़की ये दावा करती हो कि मैं उनके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ी थी, तो इतना तो मैं भी एक इंसान हूं, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी लड़की पहले दिन से सबूत इकट्ठे नहीं करेगी कि मैं इन सबूतों को एक न एक दिन मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। या तो वो लड़की उस पहले से इनसिक्योर थी, उसे मालूम था कि शादीशुदा है और मैं इसे शादी नहीं करना, मैं इसे शादी करना चाहती हूँ, और जिस दिन वो शादी नहीं करेगा या एफआईआर बट होगी तो मैं इन सबूतों को सामने लेके आऊंगी, ब्लैकमेल करूंगी। या तो उनके दिमाग में ये है, इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, या उनके दिमाग में पहले दिन से तय है कि मैं तो आई ही इस पर्पज से हूँ क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस से ही लीडर हैं, और मैं बताऊंगा कि ये जो सारा षड्यंत्र चल रहा है इसमें कांग्रेस कैसे इन्वॉल्व है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसी बात पर। तो उन्होंने जिस तरीके से पहले दिन से ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग की, और समय समय पे आप बिंदु देखिएगा कि उन्होंने कैसे कैसे अभी दावे हैं और किस किस तरह पे उन्होंने छवि खराब करने की, बदनामी करने का प्रयास किया, वो भी उनकी हम लोग मानसिकता को देखेंगे उन चीज़ों से कि उनकी क्या मानसिकता रही है। उन्होंने रिकॉर्ड किया है सारी चीज़ों को। वैसे क्षण अगर आपके कोई मित्र भी है, एक बात बताइए, एक उन्होंने भाई साहब एक इमोशनल हो रहे हैं किसी विषय को लेकर, मुझे नहीं पता किस बात को लेकर इमोशनल हुए। हमारे भाई साहब एक इमोशनल हैं, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय भी हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि इमोशनल होना आदमी की कमजोरी नहीं है, नेता को इमोशनल होना चाहिए। अगर इमोशनल है नेता तभी वो जनता से कनेक्ट होता है, जनता की परेशानियों को भी समझ पाता है। आज चंद्रशेखर जी अगर रात दिन दौड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो भावनात्मक जो ताकत उनको जो मिल रही है, जो भावनात्मक जो उनका एक चरित्र है, इसी वजह से उनको ताकत मिलती है। उनकी भावनाएं जो लोगों से जुड़ी हुई, इसलिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं इतना। तो उन्होंने एक जो, अगर कोई भी आपका मित्र भी है, आपका दोस्त भी है, अगर वो आपके बहुत ही व्यक्तिगत क्षण होते हैं कि आपसे किसी बात को लेके वो भावनात्मक हो गया, जैसे कि किसी व्यक्ति को, आपके किसी मित्र को कहीं से धोखा मिला या एक बहुत बड़ी हार मिली, निश्चित रूप से वो एक इमोशनल होगा इन चीज़ों को लेके कि इतना करने के बावजूद भी ऐसा। और आप उन इमोशनल जो भावनात्मक क्षणों को आप रिकॉर्ड करते हो और बाद में उनको आप वायरल करते हो, ये कितनी शर्म की बात है। क्या ऐसा इंसान दोस्ती करने लायक है, दोस्ती का लायक है वो इंसान? इन मैडम ने 2023 में वो वीडियो जारी की चुनाव के समय। हकीकत ये थी, कुछ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर से हम लोग बैठते हैं तो चीज़ें आ जाती है। इनकी इच्छा थी, इनके पापा की इच्छा थी, कांग्रेस में है इनके पापा रोनी गावड़े जी का, शिव गावड़े जी नाम है, उन पर भी आऊँगा। उन्होंने मुझे तो कॉल भी किया है और धमकी भी दी है कि मेरे को देख लेंगे राजस्थान में। बड़ी हिम्मत हो जाती है इनकी, जाने कहाँ से कॉल नंबर लिया और मुझे कॉल भी कर दिया, क्योंकि सवाल नहीं पूछे, सवाल उनसे बर्दाश्त नहीं है। तुरंत 20,000 से ज़्यादा लोगों को ब्लॉक किया हुआ है रोनी गावड़े जी ने। किसी के सवाल नहीं लेती हैं वो केवल सवाल दागती हैं। वो सवाल दागती हैं, किसी को जवाब देने का मौका नहीं देंगी और दूसरे के सवालों का भी जवाब नहीं देंगी। ऐसा उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने 2023 में जब चुनाव थे राजस्थान मध्य प्रदेश के, तब भी उन्होंने एक तरफी खोल दिया मोर्चा चंद्रशेखर जी के खिलाफ में छवि खराब करने का। और वो गुस्सा किस बात का था? वो गुस्सा इस बात का था कि वो दबाव बना रही थी कि आप है ना वहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट करो मध्य प्रदेश में। अब एक बात है, कोई नेता होता है, नेता फैसला लेता है जनता के दबाव में। नेता फैसला लेने को स्वतंत्र नहीं होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आदरणीय चंद्रशेखर जी हो, चाहे कोई भी हो। बहुत सारे जो फैसले लिए जाते हैं, हमारे जो नेता वो जो फैसले लेता है जनता के दबाव में लेता है। जहाँ पे अगर सम्मानजनक अगर समझौते नहीं है, मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में भी कांग्रेस गठबंधन करना चाहती थी बीमार में आजाद समाज पार्टी से, लेकिन सम्मानजनक नहीं था, इसलिए वो नहीं किया गया। आप कहते हो यार एक दो तो बन ही जाते, ठीक है एक दो बन जाते, लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े आंदोलन के हम वारिस बनने का, उत्तराधिकारी होने का दावा ठोकते हैं कि हम काशीराम जी का आंदोलन के उत्तराधिकारी हैं, और एक दो चार सीटों पर हम गठबंधन करें तो फिर वो समाज का ही सम्मान गिर जाएगा। यही यूपी में भी हुआ। जो कुछ लोग, जो अनपढ़ टाइप के लोग जो मखौल उड़ाते हैं, उनको पता है कि ठीक है कि 3-4 सीटें तो ऑफर आखिरी में भी कर रहे थे, और वो भी दबाव में उनको रोका गया था, लेकिन उनको मना किया था कि नहीं किया था।
आज हमारे लोग एक एक सीट के लिए पाँव में पड़ जाते हैं, मनुवादी पार्टियों को नीचे बिछ जाते हैं, बिछ। ये हिम्मत चाहिए होती है किसी नेता में, एक जो खुद कुछ भी नहीं था, जो आदमी खुद एक एमएलए नहीं है और कुछ भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है, उसकी हिम्मत देखो कि अगर 3 सीटें भी ठुकरा रहा है तो हमें इस बात की दाद देनी चाहिए, चाहे हम उस पार्टी से कनेक्टेड है या नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने टांग खींचने का वो मौका भी, जो खासकर मैं मायावती जी के समर्थकों के बारे में बोल रहा हूं, एक भी मौका नहीं चूकते कि वो टांग न खींचे। और मैं बताऊंगा अभी 2 मिनट में कि कैसे आविर्भाव हुआ है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आंदोलन का, इसी लाइव में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बात करूं रोहन गावड़े जी पे। इन्होंने 2023 आखिरी में भी ये किया, फिर उन्होंने कुछ पोस्ट डिलीट करी, फिर इन्होंने अपने आप ही बैक हुई, फिर इनके आप मौके देखिए कैसे मौके पे आते हैं, उनके दावे देखिएगा। फिर 2024 में इधर लोकसभा चुनाव होता है और ये बात पूरे राजनीतिक गलियारों में थी कि जो कांग्रेस का जो यूपीए गठबंधन जो है, जो गठबंधन बन रहा है, और यूपी में खासकर वो कांग्रेस सपा गठबंधन है, वो चंद्रशेखर जी को 1 सीट दे रही है, गठबंधन में लेंगे या फिर कैसे भी करके बाहर से समर्थन देंगे, 1 सीट उनके लिए छोड़ेंगे वो। जैसे ही खबर मार्केट में आई तो रोहिणी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बदनाम करने के लिए, और इतनी बदनामी फैलाई, संभवतः ये भी एक कारण था इनकी बदनामी कि कोई भी पार्टी एक नए उसको नहीं लेना चाहती है खतरे को, कि अगर कोई महिला किसी पुरुष पे लाछन लगा रही है तो चुनाव से टिकटिंग फाइनल करने से गठबंधन में पहले से, तो कोई भी पार्टी उनको जुड़ना नहीं, कॉल आते तक डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसका भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने 2024 में 20 दिन तक लगातार हंगामा किया, इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा गंदा लिखा, वो सारे वीडियो फुटेज डाल रहे हैं। आप किसी से दोस्ती की है तो आप किसी को बदनाम थोड़ी कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका शोषण होगा तो आप कोर्ट जाइए। लेकिन पिछले 1.5-2 साल हो गए इनको ये सब चीज करते करते, कहीं ना कहीं ये, अब मैं कंफर्म हूं कि इन्हें कोई न्याय से मतलब नहीं है, इनको एक महिला होने का फुल फायदा उठाना है। महिला होने के नाते ही वो डायरेक्ट वहां तक पहुंच गई, और महिला होने के नाते ही वो आज वो पूरा एक जो अपने आप को पीड़ित बताने की, उनके चेहरे पे पीड़ितपन दिखता नहीं कि वो पीड़ित है। वो तो ये कि मैंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मूवमेंट के जो भविष्य के जो उत्तराधिकारी हैं उनको बदनाम करने का मेरे पास कुछ सबूत हैं, और मैं बदनाम करूंगी, और इसी बदनामी के आधार पर जो बदनाम करूंगी, जो विरोधी लोग हैं वो लोग मुझे कुछ ना कुछ मौका दे देंगे। असली तो ये है हकीकत, उनके सारे प्रयास इस ओर हैं कि वो ये बदनामी फैलाकर वो कहीं ना कहीं, जो मैं तो नाम लेता हूं संघ भाजपा में, अपनी जगह तलाश रही है, ये मेरा दावा है। उन्होंने तरह तरह के लाछन लगाए। अब 2024 में उन्होंने खूब, फिर हमने भी क्वेश्चन किए, तब भी क्वेश्चन किए कि तब तक हमें लाइटली ले रहे थे। हमने तो यही पूछा था कि भाई अगर कोई आपकी दोस्ती है तो व्यक्तिगत मामला बैठ के सुलझा लो, और अगर कोई बहन हमारी पीड़ित भी है तो निश्चित रूप से हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ होगा, हम भाई साहब से हमारी शिकायत होंगी। उस समय भी हमने तो, मेरे को भला बुरा इन्होंने तब भी लिखा, टैग करके भला बुरा मेरे को इन्होंने लिखा, गाली नुमा शब्दों का यूज किया, ले हम लोग पचा गए, क्योंकि उससे हमारे भाई साहब का भी सम्मान जुड़ा हुआ था। कुछ ही बोलेंगे तो भाई साहब पे जा रही थी वो। तो फिर क्या हुआ, जैसे गठबंधन में ना लेने की जो खबर आई कि चंद्रशेखर जी को गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, तो ये मैडम अचानक बैक कर गई। यही सवाल मैंने अभी ट्वीट में पूछा था, जिससे बौखलाकर इनके पिताजी ने मुझे गाली दी। मैंने ट्वीट में यही सवाल पूछा था कि जब तक उनके गठबंधन में लिए जाने की खबरें मार्केट में थी, आप उनको गालियां दे रही थी। जैसे ये फाइनल हुआ कि उनको गठबंधन में नहीं लिया, तुमने एक ट्वीट डाला कि मेरी अब उनसे कोई शिकायत नहीं, वो चुनाव जीते, क्योंकि अभी कंफर्म हो चुका था कि वो अकेले शायद चुनाव ना जीत पाए। हम भी एक बार निराश हो गए थे कि भाई साहब अब अकेले कैसे चुनाव जीतेंगे, अकेले पड़ जाएंगे। वो तो बिल्कुल ही एक निर्दलीय विधायक के रूप में, निर्दलीय लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना है, क्योंकि नई पार्टी है। ये बात अलग है कि वहाँ पर जो परिवर्तनकामी लोगों ने साथ दिया और भाई साहब को भेजा जिता के, तो नगीना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार तो निराश हो ही गए, और ये इन्होंने मान लिया कि मैं कामयाब हो चुकी हूँ, और इन्होंने वहीं पे अब समझ में आ गया कि अब
दलित समाज जो बहुजनवादी लोग हैं आप इनको छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे। ये बैक करके भाग गए कि आप चुनाव जीते, मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं और आप चुनाव जीत के जनता की सेवाएं करें। चलिए, हमने कहा कि ठीक है, आपने अभी तक जो बदनामी फैलाई, हमारी तरफ से आपकी भी माफ़ी। अगर आप इसी बात को लेकर अगर माफ़ कर दे रही है, अगर आपको कोई हर्ट भी हुआ है, कोई बात चीज़ है, मैं आपके खिलाफ भी नहीं हूँ रोहिणी जी। अब अगर आपकी भावनाएं अगर कहीं किसी से हर्ट भी हुई हैं, तो अगर आपके इतने कहने से भी अगर आपका मन हल्का हो गया बदनामी फैलाने से, तब भी आपको माफ़ किया हमने भी और आपने भी हमें माफ़ कर दिया। क्योंकि आप चंद्रशेखर जी को ही हर्ट नहीं, चंद्रशेखर जी से चला आपकी भावनाओं का उनसे कोई संबंध है, आप उनको कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करोड़ों उनके कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी हैं, आप उनकी भी भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने भी आपको माफ़ किया। सारे जो प्रश्न किए उसमें बाद में उस पर बात करेंगे, हमने माफ़ कर दिया, लेकिन आपने ये शर्त रखी थी कि आप सेवा करना समाज की। आप मुझे रोहिणी से फिर से मेरा प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए कि जब से सांसद बने चंद्रशेखर जी, अगर किसी ने रात को 12 बजे भी ट्वीट कर दिया होगा कि भाई साहब ये ट्वीट करवा दीजिएगा, तो उनके हैंडल से, भीम आर्मी के हैंडल से, राष्ट्रीय आर्य समाज पार्टी के हैंडल से वो ट्वीट बन के आ जाते हैं। आप कोई भी जो भी इनर सर्किल के 100 लोगों में से अगर कोई भी, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा राष्ट्रीय नेता इतने बिजी शेड्यूल में अगर कोई मुद्दा हम भेज देते हैं उनको कि भाई साहब ये जरा देखिएगा, इस मुद्दे को उठा दीजिएगा, तुरंत लेटर हेड पे आ जाता है, 2 घंटे में 15 मिनट में ट्वीट आ जाता है। इतना सक्रिय नेता समाज के लिए रात दिन कर रहा है। अब कौन सी वजह हुई कि आप अचानक फिर से एकदम सक्रिय हुई हैं? और अभी आप थोड़ी देर पहले इंडिया में ही थी, 2 जून से पहले आपने तब क्वेश्चन नहीं किया। आप 2 जून से पहले यहाँ पे कोई अपने एनजीओ करके स्टार्ट करके गई है और उसके बाद आप स्विट्जरलैंड गई हैं, पता नहीं किस काम से गई हैं, और वहाँ से आपने फिर बकैती करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि धर्मेंद्र जाटव और जैसे मुझ जैसे लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आप FIR क्यों नहीं कराती। आपको अपना एक बहाना बनाना था कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। आप डेट मैच कर लीजिए, 1 तारीख को आपने ये किया कि मैं 1 तारीख को वो कोई आपके NGO का होता है, उसके बाद आप चली गई हैं, और उसी समय से आप शुरुआत है चंद्रशेखर जी को बदनाम करने को लेकर। आपके दावे की हकीकत देते हैं। आप 2021 में कहती हैं आके कि मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर से प्रेम किया था। 2019 और कहो तो 2018 में हेलीकॉप्टर से मीटिंग अटेंड कर रहे थे चंद्रशेखर जी। गरीब तो हैं, क्योंकि एक हेडमास्टर साहब के बच्चे तो बच्चे गरीब ही होते हैं, लेकिन उतने भी गरीब नहीं होते कि वो टी-शर्ट में घूमते हों। आप तो 2021 की बात कर रहे हैं, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में 2018 में शायद अक्टूबर-नवंबर में कार्यक्रम हुआ था, और वो कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से गए थे वो, और उसके बाद से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही वो जाते हैं, किसी कार्यकर्ता से डीजल पेट्रोल का भी पैसा नहीं लेते। समाज उनको सहयोग करने को, जो मायावती जी को इतना बड़ा बना दिया, उसी समाज ने चंद्रशेखर जी को भी सहयोग करना शुरुआत कर दिया था राइट फ्रॉम बिगिनिंग। 2017 में जब मई में जेल में गए थे वो, मैं भी उनसे मिलने गया था, अगर आपको मालूम हो तो, और एक नहीं 4-4 बार। वहाँ पे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, नाम भी नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। आप कहती हो ना कि गरीब आदमी, ऐसे ऐसे लोग जो मन में आए बहुत मदद कर सकते हैं, और मदद की भी उन लोगों ने। ये मूवमेंट कभी भी आर्थिक रूप से कभी भी हमारा नेताओं को, हमारा समाज कभी कमी नहीं छोड़ता। क्या आप बोल रहे कि मैंने तो गरीब चंद्रशेखर से प्यार किया था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और आप तो कहते हैं कि ये भी दावा करते हैं कि आप उनको गाइड करती हैं। CAA NRC का आंदोलन 2021 से पहले का, पूरा भीम आर्मी का प्रस्फुटन 2021 से पहले का, सारे बड़े मूवमेंट 2021 से पहले के हैं, जब आप थी ही नहीं। जून 2021 से आप कहते हो कि आपकी गाइडेंस से सबका सारा काम हुआ है, आप भाषण लिखती हैं। मेरा दावा है 5 मिनट आप बहुजन राजनीति में आप भाषण नहीं कर सकते बहुजन वैचारिकी पे, क्योंकि आपकी शब्दावली ही बहुजन राजनीति की नहीं है। हम 1 घंटे ही बोलेंगे तो हमारी शब्दावलियाँ वो हमारी बहुजन राजनीति से निकली शब्दावली है, क्योंकि हम इसमें पले बड़े हैं। हमारी शब्दावली 1 घंटे भी बोलेंगे तो इधर से उधर नहीं होगी। आपकी ना शब्दावली है, और आपका ये दावा कि आपने कोई भाषण लिख के दिए, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप 5 मिनट खुद लगातार नहीं बोल सकती बहुजन राजनीति पर। आपको खुद पता नहीं होगा इतिहास का कि बहुजन राजनीति का इतिहास क्या है।
अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा दूसरा पक्ष जो हमारे जो खासकर मायावती जी के समर्थक हैं, वो बहुत आक्रामक होते हैं बदनामी फैलाने में। देखिए, मैं बीएसपी में रहा हुआ हूँ, पदाधिकारी भी रहा हुआ हूँ, और जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, पुराने समर्थक लोग हैं, सब जानते हैं कि हम लोगों ने इस मूवमेंट को कितना प्रेम किया है, कितना प्रेम किया है, लोगों से कितना लड़े हैं, कैसे कैसे किया है हमने, कैसे कैसे। हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती कोई विचार रखने की, ना अब मिलती है ना पहले मिलती थी जब बसपा में थे। अगर हमें लगता है कि एक भी बिंदु पे एक भी व्यक्ति हमारा नाराज होगा या कंफ्यूज होगा, हम उसको वहां पे क्लियर करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये। मायावती जी लगातार काशीराम जी के जाने के बाद में आरामशाही और निष्क्रियता में डूब गई। मैंने भी कल परसों एक पोस्ट लिखा था कि एक नेता और एक सेलिब्रिटी में अंतर होता है। सेलिब्रिटी को करोड़ों लोग जानते हो, लेकिन नेता वही बनता है जो लोगों को जानता है। मायावती जी का जुड़ाव उनके समाज के लोगों से कम हो गया था। लोग जो समाज की जो दिक्कतें थी उनसे उनका कोई जुड़ाव नहीं था। इसी दौरान दो 2008 के बाद में सोशल मीडिया पे हम लोग सक्रिय हो गए थे, सभी लोग, बहुत सारे लोग आ गए थे, और हम चाह रहे थे कि कुछ हमारे जो अब हमारे पास भी लोग आगे पढ़ने लग गए ना, दलित समाज में भी अच्छे पढ़ाई लिखाई लोग करके आ गए, एक मध्यम वर्ग में छोटा सा ही लेकिन पैदा हो गया, उनकी भी आकांक्षाएं, वो आकांक्षाएं कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी हमारे बहुजन समाज पार्टी से, उस दौर के बहुजन आंदोलन से। 2008 से स्टार्ट हुआ, 11-12 जितना भी है, जितने भी उस दौर के जितने भी मुद्दे उठाए सोशल मीडिया ने उठाए, और मायावती जी सबसे आखिरी में रेस्पॉन्ड की, जबकि नेता का काम है किसी भी मुद्दे के सबसे ज़्यादा फ्रंट में जाके खड़े हो जाना। हम लोग लड़ रहे थे उस समय भी, मैं 2-4 नाम बता सकता हूँ, एक हमारे विकास जाटव जी हैं, एक अभिषेक जी भी हैं, खैर अभिषेक जी थोड़े से बाद में जुड़े, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। हम लोग एक दूसरे को फ़ोन करके तय करते थे कि भाई ये मामला ऐसे आया है, उसको क्लियर कराना है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी यहाँ पर, सोशल मीडिया पे कोई रिसोर्सेज नहीं थे। हमारी मांगें थी, बहन जी से हम बार बार मांग पैदा करते थे कि बहन जी एक स्टूडेंट विंग लेके आओ, एक युवा मोर्चा लेके आओ हमारी पार्टी में। और इसी एक बेचैनी हमारे की, हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। बहन जी ने अपनी एक किचन कैबिनेट बना रखी है, वो लोग बहन जी हाँ बहन जी जिंदाबाद, बहन जी बहुत बढ़िया, बहन जी को कुछ नहीं, बहन जी को कोई मतलब नहीं है, बहन जी जिंदाबाद। इसी बेचैनी से एक मूवमेंट जेएनयू में भी फूटा, जिसको आप बापसा बोलते हो, और बहुत शानदार उन्होंने शुरुआत की जेएनयू में बहुत शानदार उन्होंने दखल दी, चुनाव लड़ा वहां से। क्या बहन जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो बापसा से मूवमेंट को जो वैचार की जो प्रदान करेगा, एक नई पीढ़ी को तैयार करेगा, जोड़ना चाहिए था, नहीं जोड़ा उन्होंने। कितने सारे आंदोलन हमने सोशल मीडिया से उन दिनों शुरुआत किए, चाहे ऊना आंदोलन हो, चाहे जैसे गुजरात का, उसे जिग्नेश मेवानी जी निकले। मायावती चाहती, मायावती जी आखिरी में पहुंची, मायावती जी वहां बैठ जाती, जम जाती वहां पर कि ये नहीं हुआ तो मैं हटूंगी नहीं। लेकिन उन दिनों उनके राजनीतिक मित्र बोलूंगा मैं तो, उस समय ये नरेंद्र मोदी जी इनके प्रचार में भी गई थी, वो उन्होंने बहुत ज्यादा आड़े हाथ नहीं लिया बहन जी ने उस समय। और 2017 तक आते आते युवाओं में ये बेचैनी बहुत तेजी से फैल गई कि हमारे पास कोई नेता नहीं है। इतना पावरफुल जो 4-4 बार सीएम बना दे, और तब भी सीएम बन चुका हो, और एक छत्र समाज का उसको सपोर्ट हो, और वो सारे मुद्दे ना उठाए, तो समाज को फिर सड़कों पर आना पड़े, कितना शर्म की बात है। यही हुआ 2021 में भी, मई में सब्बीरपुर घटनाक्रम के बाद में, जब मायावती जी को एकदम एक्शन में आना चाहिए था। बहुत सारे जो और भी घटनाक्रम है, मायावती जी नहीं आई, नई ऊर्जा को नहीं जोड़ा उन्होंने। फिर बाद में चंद्रशेखर जी पे रासू का लगा, भीम आर्मी का प्रस्फुटन हुआ, लोग भीम आर्मी के नाम से एकजुट होने लगे, इकट्ठा होने लगे। फिर जो हमारे अंदर जो एक बेचैनी थी कि हमारे मूवमेंट का क्या होगा, यूथ के पास हमारी कोई बात सुनवाई नहीं होती है, चंद्रशेखर जी ने उस वैक्यूम को, जो वैक्यूम था, जो मायावती जी की निष्क्रियता की वजह से आया, उस वैक्यूम को फिल किया। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो वो धन्यवाद के पात्र समाज की ओर से। ये कहना कि भाई चंद्रशेखर जी आगे वोट काट दी, चंद्रशेखर जी ने वोट काट दी, कहाँ वोट काट दिए बताइए, वोट काउंट करके बताइए कहाँ वोट काट दिए।
2012 में आपके राजनीति का ढलान हो गया क्योंकि लोग आपके जा ही नहीं रहे, सबको आराम से ही, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता वैसा वर्कर। 2014 में आप जीरो हुए, कोई था उस समय आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। हम लोग सोशल मीडिया पर रात दिन लगे रहते थे। उस दौर के बच्चे इस हकीकत को बताएंगे, उस दौर के साथी हमारे जो सोशल मीडिया पे हैं, मैंने तो नाम भी जिक्र कर दिया है यहाँ पे। आप बताइए 2017 के बाद में भीम आर्मी का प्रस्फुटन हुआ है, और 2018 आंदोलन में उस समय आप देखोगे कि बहुजन समाज पार्टी एकाएक मजबूत हुई 2018 में, लेकिन इनकी तैयारी नहीं थी उस आंदोलन का फायदा लेने के लिए। 2018 के आंदोलन को जब पूरा देश को पता है कि बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, और बहन जी उस आंदोलन को सपोर्ट करती है 1 बजे 2 अप्रैल को, जहां उन्हें 4 दिन पहले आके ये बोलना चाहिए था कि अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं की तो पूरे देश को जाम कर दूंगी। ये बहन जी की तरफ से 4 दिन पहले आ जाना चाहिए था, जब उनका पूरा समाज तैयारी में लगा हुआ है भारत बंद करने पे। तो बहन जी से कितनी बड़ी चूक हुई कि आपने जो SC ST एक्ट कमजोर किया है, वो अगर मांग कर देती तो वो आंदोलन में हमारे जो लोग शायद डर जाते, और अगर वो आंदोलन पर हम उतरते भी तो बहन जी को उसका श्रेय मिलता पड़ा। बहन जी से चूक हुई। बहन जी ने सुबह से लेकर देखा 1:30 बजे वो आई, और 1:30 बजे उन्होंने सपोर्ट किया। तब तक तो आंदोलन लगभग जवान हो चुका था, खत्म, ढलान पे आ चुका था 1:30 बजे। तो ये चूक हुई है उनसे। चंद्रशेखर जी आए, मैं भी उनसे भी बहुत रिसेंटली उनकी पार्टी अभी ज्वाइन किया, हालांकि सपोर्टर मैं हूँ शुरू से, पहले बहुजन आंदोलन का सपोर्टर हूँ, पहले BSP के रूप में था। मैं उसी के रूप में देखता हूँ कि हमने जो भी युवाओं ने अपनी समझ से जो भी आंदोलन हम युवाओं ने खड़ा किया है, तो आज भी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, और अभी मैं सक्रिय रूप से भी आ गया हूँ पार्टी में। तो कहीं ना कहीं बहन जी की निष्क्रियता के कारण ही ये वोट का कम हुआ है, और उस उम्मीद को बरकरार रखा है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी ने। आप देखिए अभी चुनाव हुआ, 2024 में भी चुनाव हुआ है, 17 में भी हुआ। 17 में तो पार्टी नहीं थी, क्या रिजल्ट रहा आपको बताइए? बहन जी का मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। 2019 में चलिए गठबंधन करके कुछ आपने लोकसभा में सीटें हासिल कर ली, लेकिन आप कहते हो कि आपके 2022 में भी क्या हुआ है, फिर आपका रिजल्ट क्या रहा है? 2022 में बताइए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने कितना वोट काट दिया, मुझे बताइए 2022 में कितना वोट कटा है? और उसके बाद अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है, चंद्रशेखर जी ने घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले। सबको पता था कि भाई हम नगीना में चुनाव लड़ेंगे और कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये घोषणा थी। 1 सीट पे बहन जी को क्या करना चाहिए था, उस सीट पे नगीना पे कि चल तुम लड़ो, छोड़ो। 1 सीट वो छोड़ देती, मैसेज चला जाता कि बहन जी ने बोल दिया कि चल ठीक है तुम लड़ो 1 सीट पे, और मैं इंटरनली मैं कैंडिडेट भी नहीं दे रही हूँ, बाकी सीटों पे हम लड़ते हैं। तो हमारा समाज उतना बेवकूफ़ भी नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोगों को समझ में आता, ये दिखता कि बहन जी ने चंद्रशेखर जी को जितवाने के लिए अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, तो मेरा दावा है कि यूपी में जो बाकी की 79 सीटों पर वो पूरी जो फोर्स है वो बहन जी के लिए लड़ती हो। लेकिन बहन जी से इतना बड़ा दिल नहीं है उनका कि वो अपने परिवार के बाहर झांक सकें। वो 2018 में ये हम थे जिन्होंने दावा किया कि बहन जी नई लीडरशिप को इसलिए नहीं आने दे रही हैं BSP में क्योंकि उन्हें अपने परिवार से लीडरशिप लेके आनी है। और उनका अभी जो वो भतीजा जवान है, अभी वो 24 साल का 25 साल का है, 25 साल का भी नहीं हुआ है, और वो वेट कर रही है कि जैसे 25 साल का होगा मैं थोपूंगी। और ये हम ही लोग थे सोशल मीडिया पे, और मैंने तो उनके घर पे भी प्रोटेस्ट किया हुआ है, उनके सेंट्रल ऑफिस पे दिल्ली, कि आप परिवारवाद छोड़ दीजिए, आपसे नहीं संभल रहा है तो कमेटी बनाओ, अगर आपके पास एक लीडर नहीं है तो सामूहिक नेतृत्व दीजिए इसमें। कोई भी सलाह नहीं, केवल और केवल। और फिर हमने जो सवाल उठाए, मीडिया ने भी एक बार सवाल पूछ लिया, क्या आप अपने परिवार से किसी को लाना चाहती हो? तो फिर ठोक के बोलती है मीडिया में आके कि मैं काशीराम जी की चेली हूँ, इसलिए मैं अपने भतीजे को भी उसमें राजनीति में लेके आऊंगी। काशीराम जी ने परिवारवाद कर दिया भाई, जो अपने चेले भी वो ऐसे करेंगे? मेरा सवाल बहन जी से है, माननीय बहन जी से। काशीराम जी ने परिवारवाद कर दिया। इनफैक्ट काशीराम जी ने जब अपनी शुरुआत की तो सारे लोग यही पूछते थे कि जो भी आता है बाबा साहब का नाम लेता है, फिर वो है ना उसको अपने घर की दुकान बना लेता है। इन दवाओं के बीच में काशीराम जी ने घोषणा की कि मैं अपने परिवार को छोड़ रहा हूं, मैं अपना बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, अपना घर नहीं बसाऊंगा, और मैं परिवारवाद की छाया अपने मूवमेंट में नहीं आने दूंगा। ये घोषणाओं के बाद जनता से जुड़ना स्टार्ट की कि जो आदमी ये घोषणा कर रहा है कि जो मैं कि घर नहीं बसाऊंगा, परिवार नहीं बनाऊंगा, परिवार की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा,
काशीराम जी का मूवमेंट शुरुआत होता है परिवारवाद के खिलाफ में, और बहन जी अपने परिवारवाद को थोप के सोचते कि मैं अपने दूसरे लोगों को उभरने नहीं दूंगी। कोई भी पैदा हो जाए समाज में, इन पे ही बस चलता है, और तो कौन है। मायावती जी ने शुरू से ठान रखा है कि मेरे पास एक विशाल कार्यकर्ताओं का है, और वो लोग इतने बड़े अंधभगत हैं, वो दूसरे आदमी को मौका ही नहीं देंगे साबित करने के लिए कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। वो लोग किल करेंगे आपको, राजनीतिक रूप से खत्म करेंगे। अगर कोई आदमी मायावती से प्रश्न पूछता हो तो इतने जो स्वचालित रोबोट बोलता हूं मैं शुरू से इनको, कि वो लोग शुरुआत हो जाते हैं उसे मर्डर करने के लिए। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूं। आज राजस्थान में बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो पहुंच जाते हैं हमारे बहन जी के समर्थक लोग। धर्मेंद्र जाटव को नहीं बुलाएंगे, ये आदमी तो दलाल है, मायावती के खिलाफ बोलता है। ठीक है, मत बुलाइए। इससे नुकसान किसको हो रहा है? अगर आप प्रदेश में किसी की लीडरशिप नहीं पनपने देंगे, उससे नुकसान किसको हो रहा है? चलिए मुझे मत आने दीजिए, मुझे मत पनपने दीजिए, किसी को तो आगे बढ़ा दो भाइयों। राजस्थान में किसी को तो ला दो। वो हालत आपने चंद्रशेखर जी कर रखी है। कोई भी मौका हो, आपको सच और गलत से फर्क नहीं पड़ता, आपको तो दो, इसको टारगेट करो, इसको खत्म करो, इनको घर बैठा दो। मायावती जिंदाबाद, इनका परिवार जिंदाबाद, इनके परिवार में ही लीडरशिप क्वालिटी है। भाई जनता ने जब तय कर दिया चंद्रशेखर जी को ताकत दे रहे, तो आप टांग खींचने वाले कौन होते हैं? और अब आप लोग काम क्यों नहीं करते? आप कौन होते हैं? बरसाती मेंढक वो होते हैं चुनाव में केवल टिकट देने आते हैं। बहन जी, ये वीडियो पहुंचा मायावती जी तक, मेरे सवाल का जवाब दो। आपने बरसाती मेंढक बोला है, बरसाती मेंढक इस राजनीतिक परिदृश्य में अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। हालांकि मुझे भाई साहब ने नियुक्त करने से पहले बोला था कि बहन जी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा, उनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन आप है बरसाती मेंढक जो 5 साल कोई काम नहीं करती, केवल टिकट बेचने के अलावा टिकट चुनाव के समय आप सक्रिय होती हैं। चंद्रशेखर जी तो आज की तारीख में सबसे सक्रिय नेताओं में से एक हैं। आप उनको बरसाती मेंढक बोलती हैं। आपने समाज का कोई भी आदमी आपने पनपने दिया हो, आपने पार्टी के अंदर आपने नहीं पनपने दिया, और पार्टी के बाहर आपके समर्थकों ने नहीं पनपने दिया। इतना मिथ्या प्रचार। कोई कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई कितना भी संघर्षशील हो, आप सबको दलाल भड़वा बोल देती है आपकी गैंग पूरी गुर्गल। आप चंद्रशेखर जी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जब काशीराम जी की जो परिनिर्वाण हुआ था, तो उनके परिवारजनों ने और बसपा के कई सारे लोगों ने, एक तो मैं नाम बताता हूं, प्रमोद कुरिल जी हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं इसकी बहुजन समाज पार्टी से, खुलेआम उन्होंने लाइव वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और दिखाया है कि हमने ये मांगे की हैं। और बहन जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने हत्या करी, हत्या की साजिश में काशीराम जी की साजिशन हत्या हुई है और मायावती जी उसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो हुई है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अभी तो आप देखो ना सोशल मीडिया पे, आप टाइप करो गूगल पे, है हुआ कि नहीं हुआ। तो बहन जी ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा दी, जो आज बोल रहे हो कि चंद्रशेखर जी दर्ज कराएं? कोई मामला आया होगा, ऐसा वो क्राइम नहीं है। अगर किसी के साथ मित्रता हो जाती है एक पुरुष और स्त्री में, उम्र के किसी भी फेज में, वो बिल्कुल नैसर्गिक है। हो सकता है नैतिक पायदान पे कहीं ना कहीं कुछ गलत सही पे उसमें बात कर सकते हैं, ले हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है। लेकिन आप उसको मौका ढूंढ रहे हैं। आज षड्यंत्र चल रहा है पूरे बहुजन मूवमेंट पर अटैक करने का, और आप लोग सारे लोग लगे हुए हैं बहन जी के समर्थक कि इनको ये क्यों नहीं, बहन जी ने क्यों नहीं एफआईआर कराई कि वो काशीराम जी की हत्या में शामिल थी। स्वर्ण कौर जी क्या नाम है उनका, काशीराम जी की बहन, 50 बार वो इंटरव्यू दे चुकी हैं कि काशीराम जी के हत्यारण मायावती जी, ये तक बोल चुकी हैं। क्यों नहीं कराया इन्होंने एफआईआर? पूछता हूँ जरा मैं उनसे। प्रमोद कुरिल जी ने 50 आर्टिकल लिखे होंगे, 50 कॉन्फ्रेंस करी होंगी, सेमिनार करे होंगे, क्यों नहीं तुमने एफआईआर करा दिया भाई? जो आज तुम बोल रहे हो कि चंद्रशेखर जी की तरफ से एफआईआर करा दो। हम तो बोल रहे हैं ना शुरू से ही उनको, रोहिणी गावरी जी को, कि भाई तुम एफआईआर करा दो, जो भी होगी बात सामने आ जाएगी। और कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो चंद्रशेखर जी उस चीज को कितना रिस्पेक्टफुली उन्होंने बोला है, कल भी बोला है कि ये महिला सम्मान से जुड़ा विषय है। मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए अपना पक्ष रखते हुए, किसी महिला के सम्मान पे ना गुबार गुजरे। कोई नेता इतनी बड़ी बात बोल रहा है, आज की तारीख में तो अनाप शनाप प्रत्यारोप किए जाते हैं। अभी तक तो समर्थक ही बोल रहे थे ब्लैकमेलर है, हनी ट्रैप हो रहा है आजकल। हनी ट्रैप अब ये 2025 चल रहा है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि आजकल बहुत सारे जैसे मामले ऐसे आ रहे हैं जो महिलाओं के अब सहमति से सब कुछ संबंध होते हैं, बाद में वो
इसको यौन शोषण का नाम दे देती हैं। तो मालूम है उनको भी, रोहिणी गावरे जी को भी, कि कोर्ट में कुछ नहीं पटेगा इन चीज़ों का, क्योंकि रोहिणी जी खुद ऑनलाइन ये बोल रही है कि उनकी उनसे अच्छा प्रेम था, मित्रता थी, और उसी के चलते वो करीब गई हैं। बस उन्होंने एक चीज़ बोली है, झूठ, कि उनको नहीं मालूम था कि शादीशुदा हैं। 2022 के में तो पता था शादीशुदा हैं, मार्च 2022, फरवरी 2022, उसके बाद तो आप छोड़ सकती थी कि भाई ये शादीशुदा है मेरे को। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भाई साहब जी, चंद्रशेखर जी की पत्नी ने भी इनको सचेत किया कि आप मेरे पति से दूर रहो, उसके बावजूद भी इन्होंने कांटेक्ट करना बंद नहीं किया? क्या ये सच नहीं है? और शुरुआत से इनको बोल रहे हैं कि भाई शादीशुदा है, और ये अभी विनोद यादव जी ने बोला कि पहले दिन से मालूम था कि भाई साहब शादीशुदा है। तो जितना गलत अगर नैतिक रूप से भाई साहब अगर हैं करीब आने में, तो उतना तो आप भी हैं, बल्कि आप ज्यादा हैं। किसी बसे बसाए घर को आप उजाड़ने का प्रपंच कर रही हैं। फिर उससे ज्यादा गलत यूं, अगर आप प्रेम में हैं तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, फोटोज को आप वायरल इकट्ठा कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है बाद में बदनाम करने के, तो आपकी तो मनोवृत्ति ही खराब नजर आती है। अब आपके रोज के चैनल आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन लोग हैं जो मध्य प्रदेश में, जो भीमार में आर्य समाज पार्टी के खराब होने का इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने एक सवाल पूछा था कि 2024 में जब आप एक तरफा माफ करके और ये कह के भाग गई थी कि मैं, आप समाज की सेवा करो, मेरी सारी शिकायतें खत्म है, अब ऐसा क्या हुआ? मैंने इतना सा सवाल पूछा। आपके पिताजी भन नदी से ना फोन कर दिए, इनके रोहिणी जी के पिताजी शिव गावरे जी ने मुझे फोन किया और धमकी दे रहे हैं कि मुझे तुम जानते नहीं हो, मैं जयपुर में तुम्हारा ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। हालांकि बाद में हमने भी भजन सुना दिया होंगे कुछ। तो ये मैं चाहूं तो कल उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकता हूं, लेकिन आप देखिए कि मैं वो रिकॉर्डिंग किसी दिन मैंने रखी हुई है सेव। मैंने उनके पिताजी से ये पूछा कि अगर, मैं तो उनके सामने बहन जी शब्द यूज किया कि अगर मैडम के साथ कुछ हुआ है बहन जी के साथ में, हमने तो उनको एक तरफ एक समय में उनको बहुत बढ़ावा भी दिया। हमने एक बार पूछा भी था भाई साहब से, चंद्रशेखर जी से, कि भाई साहब आप किन किन लोगों को बहुत जल्दी बढ़ावा देते हैं, फिर इनको अपन परख नहीं पाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। कि नहीं यार ऐसा है, वाल्मीकि समाज थोड़ा सा कमजोर समाज भी है और उनके भी लीडरशिप आनी चाहिए, और इसीलिए आप देखोगे कि पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज को बहुत अच्छा स्पेस मिला हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में जो कार्यकारिणी बनी हुई है, मुझे लगता है कि स्टेट लीडरशिप देने में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कोई मुकाबले में नहीं है आज की तारीख में। इसीलिए उन्होंने बताया भी कि इसीलिए आपको मौका दिया जा रहा है कि भविष्य में एक आप वाल्मीकि समाज के नेता के रूप में उभरे। और यही बात उन्होंने बोली भी, आपने खुद में बोला, उन्होंने बोला अलग संदर्भ में कि मैं चाहता हूं कि इस मूवमेंट का जो आगे के जो उत्तराधिकारी बने वो अपना वारिस नहीं बना रहे थे। आपने खुद स्वीकार किया, उन्होंने आपको बोला कि मैं चाहता हूं कि इस उत्तराधिकारी आप वाल्मीकि समाज के व्यक्ति बने। इसमें आपने उसको क्या घुमा के बोल दिया कि उन्होंने ये बोला कि तुम रोहिणी केवल और केवल तुम इस आंदोलन की वो बन सकती हो वारिस। आपने उसको अर्थ ही बदल दिया। ये कितनी सुंदर बात है कि दलित समाज का एक नेता दूसरी जो जाति उपजातियों से है कि वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो वाल्मीकि समाज से भी इस आंदोलन के बाद में उत्तराधिकारी बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनमें आप कमी ढूंढ रही हैं, उसमें कमी निकाल रही हैं। आपने एक अभी कल परसों डाला विक्टिम नंबर 1 या 2 पता नहीं क्या, एक अनाथ लड़की ट्रेन में मिली, आपने बोला, और उसको घर ले आए और उसे शादी करा दी। पूरा नहीं बताते आप। उसको पाला, उसके घर का सदस्य बनाया और तब शादी कराई, ऐसा सुनने में आया। तो ये तो अच्छी बात है ना। स्वागत होना चाहिए कि एक अनाथ बच्ची को पाला जा रहा है और उसे अपना बेटा दिया जा रहा है, अगर इसमें सच भी है तो। लेकिन आपने उसमें भी आपने कमियां ढूंढी हैं। आपकी सारी बातें इतनी बोगस है, इतनी बकवास है, एक तरफा है कि आप पे भरोसा करना मुश्किल है रोहिणी जी। और अगर आप में अब जरा सी भी अगर चेतना है तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप ये तमाशा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी तक तो लोग आपसे सवाल कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप कोई महिला, अगर क्या नैतिक रूप से आप शादी से पहले क्या एक, ठीक है, एक शादीशुदा आदमी ने दोस्ती की नैतिक रूप से गलत है,
लेकिन नैसर्गिक है, किसी के प्रति आकर्षण किसी भी उम्र में पैदा हो सकता है। तो ये गलती तो आपने भी की कि शादी से पहले आप किसी के करीब जा रही हैं, उतना करीब जा रही हैं जिनकी हमारा समाज भी परमिट नहीं करता, नैतिक रूप से भी वो गलत है। और जब आप इतने खुले विचारों की हैं, आप स्विट्जरलैंड यूरोप में रह चुकी हैं, इतने खुले विचारों की हैं, तो फिर इनको शोषण से क्यों जोड़ रही हो आप? आपको शोषण से नहीं जोड़ना चाहिए अगर इन चीजों पे है तो। आज आपकी वजह से, और हाँ सबसे बड़े दुख की बात, आप शुरू से चमार वर्सेस वाल्मीकि का एक बाइनरी खड़ा करना चाहती हैं। आप आपस में लिंक होके ही कर रहे हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको हीरो बनाने में इसी भीम आर्मी के जो चमार समाज के लोग हैं उन्होंने कोई कसर छोड़ी थी जब आप सपोर्ट कर रही थी या खुलेआम बदनामी नहीं कर रही थी? आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे हम लोगों ने, आपको रातों रात हीरो नहीं बनाया था आपको। हमने कब आपकी कास्ट को लेकर आपको टारगेट किया? बताइए आप मुझे। ये दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वाल्मीकि समाज को वर्सेज जाटव चमार समाज के खिलाफ लड़ाई लड़वाई जाए, और जो दो समाज जो सबसे पीड़ित समाज है वो मिलकर दूसरों से ना लड़े, आपस में सर फुटबल करें। एक संदीप सिंह जी है वो दिल्ली के, जिन्होंने ऐसा काम किया, उनका तो वीडियो आया, लड़की ने बोला ऑन कैमरा कि परमिट बनाने के लिए मेरा यौन शोषण किया। ठीक है, हमें भी मालूम है कि 10-20 साल के चलने के बाद सब चीजों को तोड़ निकल जाता है, सब सेट हो जाती है, पैसे वैसे देके सब हो जाता है, हम भी जानते हैं चीजों को, बचाव हो गया, ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया। उसके बाद कोई उन पर हाथ रखने वाला नहीं था उन दोनों संदीप जी से, उन पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था। यही बहुजन आंदोलन के लोग और हम लोग, उन्होंने फिर से उनको कि कोई बात नहीं, हमारा आदमी पे उनको फंसाया गया है, गलत वो किया गया है, हम उनको फिर मौका देंगे, और उन्होंने फिर से हमने उनको स्टार बनाने का काम किया। हालांकि फिर से वो चले गए, बनाया कि नहीं बनाया हमने स्टार उनको। और आज वो बोलते कि इसमें वाल्मीकि समाज की मीटिंग होनी चाहिए। भाई आपने पूरी वाल्मीकि समाज की तरफ से ठेका लेके वहां पे आप दोस्ती करने गई थी क्या? या पूरे जाटव समाज ने आपका शोषण कर दिया? दो लोगों का व्यक्तिगत मामला था। आप लोगों को बैठ के इस बात का निस्तारण करना था व्यक्तिगत रूप से, सॉल्यूशन निकल सकते थे। और तब भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे न्याय नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिल रही, तो आपको कोर्ट का रास्ता खटखटाना चाहिए था, वो ज्यादा सम्मानजनक होता। तो आप कोर्ट जाइए। जिस तरीके से मैं देख रहा था भाई चंद्रशेखर जी ने, कितने उनके आप देखो कितना अच्छा उन्होंने बोला, उनमें सारी चीज छुपी हुई है कि भाई मेरे मुंह से अपना पक्ष रखते हुए आरोप प्रत्यारोप में कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए कि महिला सम्मान के खिलाफ चले जाए। इसलिए मैं जो भी पक्ष होगा, जो भी मेरे सवाल पूछे जाएंगे, मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। आप जाओ कोर्ट में, अगर कोई सचमुच में नैतिक ग्राउंड पे या कानूनी ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड पे अगर कोई भी गलती हुई होगी तो कोर्ट विल पनिश, कौन रोक रहा है उसमें। लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे, तमाशा करेंगे। जब इंडिया में होती है आप सवाल नहीं पैदा करती हैं, आप जाके बैठ जाती है, फिर बोलती हैं मैं स्विट्जरलैंड में बैठ के कैसे कानूनी कार्रवाई करूंगी। अरे भाई आ जाओ वहां से, हम कर देते हैं आपकी टिकट की व्यवस्था। आपसे लोगों का सवाल पूछते हैं, आप कोई बंदा अगर इतने हजारों लाखों लोगों में ये बोल दे कि धर्मेंद्र जाटव गाली गलौज करता हो, मेरे को छोटे मोटे से ही एक बुद्धिजीवी समझा जाता है, हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, आज तक किसी को गाली गलौज नहीं की होगी, हमें लोग रात दिन गाली देते हैं। और मैंने आज तक सवाल पूछने वालों को ब्लॉक नहीं किया कभी। मैंने ये साफ बना रखा, जो गाली देगा, मेरे माँ बहनों को अपमानित करेगा, मैं उसी को ब्लॉक करूंगा, किसी को गाली नहीं देता। आप देख लो हर पोस्ट पे, इसी पोस्ट पे भी कुछ लोग गाली दे रहे होंगे मेरे को, इस लाइव में भी आपसे सवाल पूछते आप ब्लॉक कर देती, सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया आपने बाइनरी खड़ी कर दी पलट के। आपने अपनी मर्जी है, आपने बोल दिया जय श्री राम फ्रॉम भारत। ठीक है, आपको बीजेपी में अगर मौका मिलता जाओ ना, आप, हमारी शुभेच्छा है आपके साथ में। आप बोल रही हैं कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो नफरती लोग हैं, हम नफरती लोग हैं जिन्होंने इस देश में 1000 साल से नफरत के अलावा कुछ सहा ही नहीं। और आज अगर हम अपनी ताकत बना रहे हैं या हम लड़ने का प्रयास करें तो नफरती लोग हैं। वाह भाई वाह। और आपको वो बहुत लोग भा रहे हैं आजकल, जिन लोगों ने काम ही बाबा साहब को गाली देने के अलावा, उनकी देख लो आप पोस्ट उठा के जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, बाबा साहब को गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते वो लोग पूरे टाइम। जिन्होंने दलित समाज के खिलाफ षड्यंत्र किए, हमेशा उन्होंने दलितों के खिलाफ में पक्ष रखा, वो लोग आपको भले लोग नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि अरे नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा, हमको तो सबको भाईचारा बनाना है। अरे भाई हमको भाईचारा बिगाड़ेंगे भाई,
हम लोग तो प्रताड़ित लोग हैं, हमने नफरत सहन की है। आपने पूरे अम्बेडकरी जो आंदोलन से जुड़े लोग उनका आपने भद्दा सा फोटो खींच दिया कि हम लोग नफरती लोग नफरत फैलाते हैं, और आप ही सबसे समझदार इंसान है जिनको आइडिया ही नहीं है सवर्ण दलित एकता वाली, और आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है। रात दिन कुछ आपने 2-4 अपने आईडी बना लिए वैसे लोगों की जो रात दिन अब आपके लिए जाट और चमार समाज पर गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ में विस्मरण कर रहे हैं। आपकी अकेले की गलती, 2 लोगों की गलती के चलते आप 2 समाज को दूर करना चाहती हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, सामाजिक अपराध, ये मानती कि नहीं मानती है? किस व्यक्ति ने, किस जाटव ने आपका विरोध किया है बताओ? किसने गाली गलौज के दी? मैं आपको आपके ही स्क्रीनशॉट पे बता सकता हूं कि सभी लोगों ने बोला हो कि बहन जी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप कानूनी कार्रवाई करो, हम आपके साथ में। बोला कि नहीं बोला? मैंने ही बोला है आपको। भाई साहब ये बोल रहे हैं यार तू क्यों चाबी दे रहा है यार जबरदस्ती? हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो न्याय की बात है वो तब भी करेंगे। आपको मैंने बोला, लिखा भी मैंने आपको, हर पोस्ट में आप देख लो कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कानूनी कार्रवाई करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, आपको कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, बस छींचा इधर करनी है, ऊट पटांगे। आपके एक भी दावे में हकीकत में वो नहीं है। गरीबी, जो आदमी हेलीकॉप्टर से यार मीटिंग अटेंड कर रहा हो, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से 2018 के बाद में चल रहे हो, उनके बोल रहे मैंने गरीब चंद्रशेखर से मैंने दोस्ती करी, ताज्जुब है। आप तो बहुत बाद में आई हो, बहुत बाद में आई हो आप तो। हमने तो करोड़पति अरबपति लोगों को घुटनों को बल बैठते देखा चंद्रशेखर जी के सामने 2020 में, 19 में, इसी देश में बहुत बड़ा करोड़पति 100 करोड़ रुपए वालों को घुटनों के बल झुकते हुए देखा है। क्या गरीबी की बात कर रहे हो आप? चंद्रशेखर जी कोई आदमी नहीं है, वो एक मूवमेंट, जो हमारा जो बहुजन मूवमेंट है उसके भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए इस बात का दर्द है कि ये मूवमेंट अकेले चंद्रशेखर जी के परिश्रम से भी पैदा नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपनी 10-10 साल लगाए तब जाके मूवमेंट खड़ा हुआ। और आपका निशाना चंद्रशेखर जी से नहीं है, आप पूरे मूवमेंट को तोड़ना चाहती हैं। कभी वाल्मीकि वर्सेस चमार की बैनरी खड़ी करके, ये शिकायत है तुमसे। आप लड़े व्यक्तिगत रूप से, क्या दिक्कत आ रही? खूब लड़े, लड़ते रहे, आपका अधिकार है। अगर आपकी किसी दोस्ती है तो दोस्तों को नाराज होने का भी अधिकार है, हम उस अधिकार से आपको वंचित भी नहीं करना चाहते। लेकिन आपका निशाना न्याय नहीं है, मूवमेंट को खत्म करने का है, मूवमेंट को बदनाम करने का है। आज वो लोग जिन पे खुलेआम जो हमारी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के, हमने हमारी बहनों को साथ दिया, जाट बहनें थे, आज उन लोगों को मौका मिल गया तुम्हारे चक्कर में, और तुम शेयर कर रही हो उनकी लिंक, उनके बराबर खड़ा कर दे रहे हो आप। क्या हम लोग अम्बेडकरवादी लोग उनके बराबर हैं? उनके जैसे जिन्होंने हमारी जो आहा को कभी सुना ही नहीं। हम लोग तो तब भी इतने इस बात पे लेके कि भाई कैसे भी करके मामला शांत हो, जो भी है, जो भी पक्ष है, अगर आपका न्याय का पक्ष है तो न्याय की जीत हो, आप तो केस करो, जो भी सच हो सामने आ जाएगा, जो भी सही गलत है कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तो लगातार सबोटाज करना चाह रहे हैं पूरे मूवमेंट को। तो यही बात मैं कहने के लिए आया था कि इनका, रोहिणी गावरे जी का शुरू से लेकर आखिरी तक एक भी दावा लॉजिकल सही नहीं ठहरता है। एक भी दावा। मैंने जब गोली लग गई तो मैंने वहीं से कमान संभाल ली। इनका ट्वीट आया एक कि जब चंद्रशेखर जी को गोली लगी तो मैंने वहीं से कमान संभाल ली। क्या कमान संभाल ली आपने? गोली लगी तो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा अभी। इनका वक्तव्य है कि मैंने वहीं से कमान संभाल ली। क्या कमान संभाल ली आपने? गोली लगी तो कुछ भी अपने मियाँ वो मिट्टू बनना, वो है ना, अपने मुंह मिट्टू बनना, वो वाली बात है। कुछ भी अंटसंट, एक तरफा कुछ भी अंटसंट बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, हमारे जो मायावती जी के जो समर्थक लोग हैं, जो अपने आप को बहुजन आंदोलनवादी कहते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि चंद्रशेखर जी को हम घर भी बैठा देंगे तब भी मायावती जी चुनाव नहीं जीत रही है। एक यकीन मानो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि चंद्रशेखर जी नहीं आए हुए थे तो सारे के सारे लोग या तो अन्य पार्टी से जुड़ चुके होते या बैक टू पवेलियन कांग्रेस में हो चुके होते, ये दलित समाज, और खासकर मैं चमारों की बोल रहा हूं। आज अगर चमारों को दोबारा से रोक पाए हैं तो वो चंद्रशेखर जी रोक पाए हैं, इस बात को आप समझ लो। अगर चंद्रशेखर जी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप ये सोचते वो लोग
मायावती जी को वोट कर देंगे, उनके भतीजे को वोट कर देंगे, जिनको जलील किया गया है। जिस आदमी ने भी सवाल पूछे आप लोगों ने दलाल भड़वा कह दिया और दलाल भड़वा करके उनको खत्म कर दिया। आज उत्तर भारत के 10 राज्यों में आपकी जो फोर्स है वो किसी नए दलित को पैदा नहीं होने देती, वो लोग आपको अब जीतने देंगे। गलतफहमी का इलाज कराओ, गलतफहमी का कोई इलाज होता नहीं है। वरना मायावती जी और उनके समर्थकों को समझ जाना चाहिए कि जितने लोगों को आपने पेला है, अब वो लोग सारे इकट्ठे हो गए। चंद्रशेखर जी के बाहर में भी उन्हीं लोगों का बड़ा हाथ है जिनको बेइज्जत किया तुम लोगों ने बेइज्जत किया, उनको घर बैठाया, घर बैठने को मजबूर किया। अब वो चंद्रशेखर जी में उम्मीद देखते हैं बहुजन आंदोलन की, इसलिए चंद्रशेखर जी अपनी जगह पे हैं। और अगर वो छोटी मोटी गलती करेंगे तो गलतियां तो मायावती जी ने बहुत करी, हमने तो सबको स्वीकार किया। 2012 में शायद वो एमएलसी बनी थी, तब उनका लास्ट वो आया था, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स का वो क्या बोलते हैं जो फाइल करते हैं, वो इनकम टैक्स में आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं। लगभग 200 करोड़ का आईटीआर रिटर्न है उनका 2012 में। और अभी देखो मेरे पास वो अभी कोई चुनाव लड़ती नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न हमारे सामने पब्लिक में आएगा नहीं, लेकिन ऐसे कहीं सुनने में आया कि 600 करोड़ का आईटीआर रिटर्न फाइल किया लास्ट टाइम मायावती जी ने। गलत भी हो सकती है सूचना, लेकिन ये सही होने के 90% चांसेज है। तो सवाल तो मेरा बहन जी से है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या बिजनेसमैन हैं? आप सफल बिजनेसमैन जो लाइफ टाइम बिजनेस के अलावा कुछ नहीं करते, वो 500 करोड़ रुपए अगर उनके पास हो जाए तो वो सफल बिजनेसमैन माने जाते हैं। आपकी संपत्ति पे क्यों सवाल पूछा जाए? आप उनसे पूछती हैं कि हेलीकॉप्टर पे चलते हैं वो लोग, भाई हेलीकॉप्टर करते तो उसका हिसाब आ रहा होगा, जनता करा रही है। हेलीकॉप्टर तो अभी से थोड़ी 2018 से हेलीकॉप्टर हो रहे हैं, जनता ने आपको नहीं बनाया क्या? तो जनता उनको भी सहयोग कर सकती है चंद्रशेखर जी को। तो उसमें जलने बुझने वाली बात क्या है? हम तो आपसे सवाल नहीं पूछते, हम तो नहीं आते आपसे सवाल पूछने। हाँ, आपके सवाल कभी रुकते नहीं, कभी बरसाती मेंढक, कभी इसके इशारे पे, कभी उसके इशारे पे। आपने की थी, आप अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करती ना कि ना, तभी हम मान लेते कि आप शुभेच्छाएं रखती हैं, अच्छी इच्छा रखती हैं। आपने जब वहाँ शब्बीरपुर गई थी तो उसके बाद में जो आपने 2017 में आपने बोला कि ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं, ये इल्जाम लगाया आपने। एक तो कुछ लोग उसके बावजूद भी मेरे को कॉल कर रहे हैं। भाई जो आपको लाइव देख के भी गए हो, जो तुम्हें पता है कि यहाँ पे लाइव चल रहा है, आप क्यों कॉल करके इसको बार बार कनेक्ट कर रहे हैं? तो बहन जी ने बोल दिया कि वो आरएसएस से कनेक्टेड इंसान है। आरएसएस अपने आदमी को 16 महीने आज जेल में रख रही है, हड्डियां तोड़ रही है? दिल्ली में गफलत किसने की थी? वो मैं था वहां पे उस दिन, जो दिल्ली में हमने गुरुवार के लिए बचाव के लिए किया था। वो कॉल किसकी थी? चंद्रशेखर आजाद जी की। भीड़ गई उनके नाम से, और कब्जा करके कौन बैठ गए थे वहां पे? जिन्होंने उनकी हिस्ट्री निकालो, जिन्होंने मंच पे चढ़ने नहीं दिया, मंच पे कब्जा करके बैठ गए, वही मायावती जी के समर्थक लोग, जिसमें एक तो वो बेवकूफ भी है, वो हरियाणा का पागल, जो अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर सोच रहे हैं दलित समाज का, वो हरियाणा में है, जिसने आज तक एक वो आंदोलन नहीं किया। वो नाम भी नहीं चाहता, सतपाल तौर पागल का। दिल्ली में भी गफलत उसने की, उसको पहले बुक करा दिया। इधर घोषणा की कि हम लोग कितनी तारीख का मैं भूल गया, वो जो अभी जो फिर हमने उसमें बंद उसमें ऑडिटोरियम में किया, करना पड़ा कार्यक्रम, जिसमें 15% जनता बाहर और 85% बाहर सड़कों पे घूम रही है। क्यों? क्योंकि जो खुले में रामलीला मैदान में होने वाला था, भाई साहब पहले से उसकी परमिशन वो डाल के चले गए अर्जी, और वहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का उन्होंने बहाना बनाया और उसी के नाम पे वो लौट हो गया। और फिर पागल बोल रहा है कि वो मेरे से एक बार रिक्वेस्ट कर ले, मैं इसको दे दूंगा आप। और फिर वो किसके समर्थक हैं वो लोग? मायावती जी के। तो ये सब चीजें हमारे समाज को देखनी है, सोचना है कि हम लोग, भाई हमारे पास विकल्प होंगे तभी तो हम अच्छे बुरे का, एक अगर खराब काम करेगा तो तभी तो हम दूसरे को मौका देंगे। हम खत्म कर देंगे तो फिर कैसे आगे काम चलेगा? तो मेरा आप लोगों से लाइव के माध्यम से मेरा सभी से ये निवेदन है कि भाइयों, हमारे मूवमेंट पे, बहुजन मूवमेंट पे चौतरफा हमले हो रहे हैं, ठीक है ना। कमियां मेरे में बहुत सारी हैं, कमियां छोटी मोटी सब में होती हैं। 22 कैडेट भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए, और कई बार अगर छोटी मोटी अगर बात गलतियां भी हैं तो उनको एक ईमानदार गलतियां मान के स्वीकार कीजिए। अगर आप
ईमानदार गलतियों को भी आप स्वीकार नहीं कर सके तो आप किसी काम के भी नहीं है। आप लोग सामाजिक ही नहीं है, आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी सामाजिक गलतियां। और खासकर अब मैंने रोहिणी गावड़े जी के बारे में बता दिया है कि वो बेतुके दावे करती हैं कि ये मैंने मूवमेंट खड़ा कर दिया। 2021 में आई है, इस मूवमेंट का चरम था 2019 और 20 में, जो बीमार में आर्य समाज पार्टी का जो अगर आंदोलन का अगर आपको चरम देखना था कि एक कॉल आई और कोई तैयारी नहीं, कोई हमारे पदाधिकारी भी नहीं है और लोग वहां पहुंच गए बीमार के नाम से। 19 और 20 में हमारा इसका चरम था। जो ये जो प्रस्फुटन हुआ वो उस बेचैनी से पैदा हुआ जो मायावती जी की निष्क्रियता से पैदा हुई। दोबारा सुनिए, मायावती जी की निष्क्रियता, आराम शाही से जो समाज में बेचैनी और चिंता पैदा हुई, उसके चलते भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलन का प्रस्फुटन हुआ और वो 19-20 में बहुत भयंकर रूप से फूटा। और ये अच्छी बात है कि आज हमारे पास एक नेता है जो एक आवाज़ लगाए तो हम लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर सकते हैं और अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो हमको बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। और रोहिणी जी से मेरी यही है कि आज विनोद जी यादव ने जो दावा किया है कि आपको पहले दिन से पता था कि वो शादीशुदा हैं, उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप उनसे आंखों में आंख मिलाकर, उनको भी आपने आपके घर से कोई धमकी गई है तो धमकी मेरी भी सुन लीजिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपके पापा ने जो मेरे को घर बैठ के धमकी दी है। मेरी ट्विटर में ट्वीट मैं करता हूँ बहुत संभल के और 4 बार पढ़ के, एक शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते आप कि मेरे पे कोई केस बन जाएगा। इतना तो मेरे पिताजी ने पढ़ाई में मेरी खर्च किया तो इतनी तो मेरी जिम्मेदारी है। इसमें भी बोला हो तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते आप। अगर मैंने ट्वीट पे कोई सवाल आज तक आपसे गलत नहीं पूछा होगा तो आप जाइए कोर्ट केस कीजिए, कोर्ट में जाइए, FIR लिखाइए। अगर आप ड्रामे करेंगी तो हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप बिल्कुल ही आपके जो बहुत सारे फोटोज आए हैं वो दिख रहे हैं कि आप लगातार इधर उधर हाथ पांव मार रही हैं। कैरियर खूब बनाओ, कैरियर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से कैरियर बनाया जाएगा कि आप किसी को बदनाम करोगे, किसी की राजनीतिक हत्या के षड्यंत्र में प्लान शामिल हो गए, आप राजनीतिक कैरियर पहली बात तो बनेगा नहीं। आज की तारीख में आप ये मान लीजिए कि जो बहुजनवादी लोग हैं किसी को भी टारगेट कर लें, वो किसी का भी पार्टी का टिकट लिया, उसको दफनाना तो दफना देंगे। ये सुन लीजिए आप, अगर आप जरा भी राजनीतिक इच्छा रखती हैं तो जो बहुजनवादी लोग हैं वो उतनी ताकत है उनमें, वो जीत नहीं पाते हो लेकिन ये तय करने में तो ताकत रखते हैं। हम लोग राजस्थान में हम लोगों ने आज तक एक भी दलित MLA नहीं बनाया बसपा से या भी जो भी है, लेकिन जब चाहे जिसका हम भर सकते हैं फौरन। तो आप ये भी बोल जाइए कि पंगे लेके बहुत ज्यादा आगे कोई चला जाएगा और आज ही तो कल वो षड्यंत्रकारी लोग जो आपके पीछे हैं वो सब पर्दाफाश होंगे, दिख भी रहे हैं। कांग्रेस के भी जो नेता हैं, कांग्रेस की जो आइडिया है, जो आपकी आईडीज, कांग्रेस की बड़ी बड़ी आईडीज जो धीरे से वो लाइक कर जा रही हैं और वो रीट्वीट कर जा रही है, वो भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस का भी इसमें दिख रहा है सारा पीछे पीछे, ठीक है। तो ये होगा नहीं और हम तो समझ गए कि आप एक षड्यंत्र के रूप में आपको, या तो आप बहुत ज्यादा भूलिए तो आपको कोई भी षड्यंत्र के रूप में आपको प्रयोग कर रहा है। तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप टूल बनना बंद कर दीजिए, उपकरण बनना बंद कर दीजिए किसी का हाथ हो, खासकर जातिवादियों का हाथ हो। और जहां आपको लगता है ना ये आप अभी अंबेडकरवादियों पर अटैक कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए कुछ जातिवादी लोग आपको पीछे से बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वो आपको एक बेवकूफ इंसान समझते हैं कि आपकी राजनीति कोई समझ नहीं है। और रही बात आपके शोषण की, आप बताइए, ये इल्जाम किसी गांव की बेचारी ने, गरीब लड़की ने लगाया होता तो बात मानते गरीब लड़की का शोषण कर दिया। आप खुद स्विट्जरलैंड में बैठी हुई हैं, एक अच्छी खासी करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप पे गई है, 26+ आपकी एज उस समय रही 2021 में, और आप सब समझदारी है, आप जो भी कर रहे हैं आप सहमति से जो भी आपका दोस्ती हुई है, और उसके बाद आप उन चीजों पे इस कदर पे आप कर रही है कि आप एक फोटो वीडियो वायरल कर रही है, आप धमकी दे रही है कि मेरे पास बहुत सारा मसाला है। आपकी 2023 की मैं आपकी स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं जिसमें आप धमकी दे रही है कि मेरे पास बहुत सारा मसाला है। लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई मसाला डाल दो। आप 2024 में बोल रही है मेरे पास बहुत सारा मसाला तो डाल दो, यानी कहीं ना कहीं आप झूठ बोलती हैं कि आप एक ईमानदार रिलेशन में थी। आप शुरू से ही सोच रही थी कि मैं इसको ब्लैकमेल करके कैसे न कैसे करके अपने मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, लेकिन वो हुई नहीं। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं चंद्रशेखर जी को। मैं तो अब बोलना नहीं चाह रहा। बहुत सारे लोग होते हैं जो सामाजिक उसमें ये जो अपमान को देख के डर के और बहुत सारे ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि उन्होंने बदनामी को स्वीकार किया और ब्लैकमेलिंग के सामने रुके नहीं। ये तो खुलेआम ब्लैकमेलिंग है।
भाई किस चीज का इंतजार है? अगर आपके पास कुछ और भी है मसाला तो किस चीज का इंतजार है? आपको कोर्ट जाकर अभी तक सबमिट कर देना चाहिए था। आप धमकी देते हो मेरे पास और भी मसाला है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी आपकी ब्लैकमेलिंग चल रही है कि सरेंडर करो और मेरी मनोकामना इनको पूर्ण होने दो, नहीं तो फिर मैं ये करूंगी। किस बात का इंतजार है अभी आपका? किसी के परिवार को तोड़ के अगर आप उस जगह फिट भी हो जाती हैं, आप करिए शादी नहीं की मेरे से, शादी का वायदा किया, किसी बसे बसाए घर को एक बच्चे का क्या दोष है? अगर आप कर भी जाती वो, तब मैं उसे ज्यादा गलत मानता, तो समाज भी उस चीज को ज्यादा गलत मानता। ये बात आपको भी समझने की जरूरत है। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी लाइव खत्म करूंगा। बहुत लंबा हो गया, बहुत बात करनी थी, लेकिन बहुत समय से करना चाह रहा था बात। खासकर मैं हमारी जो मायावती जी के जो बहन जी के जो समर्थक लोग हैं उनसे ये कहने की बात है कि सबसे पहले तो अपना इतिहास देख लो, अपने ऊपर डाल के देख लो। आप बोल रहे हो तुम FIR कर दो, वो ऐसे करी, उनके दावों के सामने तुम बहन जी पर हत्या के आरोप लगे हुए हैं, उसमें पड़े हुए हैं, गूगल पर टाइप कर लो। और हमारे उसने एक यहाँ पे MLA ने उसमें विधानमंडल में लगाया, राजेंद्र गुड़ा ने बोला कि हमारी नेता सबसे बढ़िया है, बसपा से जीता था 2 बार। एक बार 2008 में भाग गया था वो, 2008 में जीत के चुनाव लेकर भाग गया, फिर 2000 उसमें लिया है 18 में टिकट, फिर जीत गया। और क्या बोलता है वो, हमारे यहाँ पे कॉमनवेल्थ की मीटिंग थी यहाँ पे विधानसभा में, क्या बोलता है कि हमारी नेता सबसे बढ़िया है। बहुत ईमानदार। आप 1 करोड़ दो तो 50 लाख जिसने जमा कराया उसका कट के आपको टिकट मिल जाएगा। कोई 1.5 करोड़ वाला आएगा तो उसका टिकट कट के 1 करोड़ वाले का टिकट कट के आपको मिल जाएगा। ये बोला हुआ है, बहन जी ने क्यों ना करा दिया FIR? ये तो विधानसभा में बोला हुआ है, अभी पड़ा हुआ है राजेंद्र गुड़ा, लिखो आप, क्यों नहीं कराई बहन जी ने FIR? राजनीति है भाई साहब, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, सच्चाई कुछ होती है, बताया कुछ और जाता है। ये तुम भी समझ लो यार, इतने भी नासमझ मत बनो। और चंद्रशेखर जी खुद की मर्जी से खड़े नहीं हुए, समाज मौका दे रहा है, समाज पीछे खड़ा हुआ है, उसमें धर्मेंद्र जाटव भी छोड़ के चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर चंद्रशेखर जी अगर कल घर बैठ जाएं तो सारी जो क्राउड है इसमें से 90% क्राउड बैक टू पवेलियन होगी या दाएं बाएं जो और दलों में जुड़ जाए, क्योंकि मायावती जी की तो जीतने की प्रत्याशा ही नहीं है। आज की तारीख में चुनाव ही जीतने की प्रत्याशा नहीं है, उनकी उम्मीद ही नहीं है उनसे, लोग क्यों जुड़ेंगे उनसे? ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम। और अपने मूवमेंट को मजबूत करो, मूवमेंट चारों तरफ से निशाने पर है, ये बात समझानी थी आपको। जय भीम।